हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका जो भी पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप उससे डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस जो भी डिस्कशन है इसमें मैं आपको जो भी टॉपिक हमने ली है उसका मैं आपको समरी बताऊंगा, प्लस ये कैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो सकता है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फर्दर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका डाउट कैटर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो आर्टिकल है ये स्पेशली बात करता है हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड का। तो ये रोड कनेक्ट करता है आपका इंडिया और चाइना को थ्रू तिब्बत, और इस रूट का आपका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रोड है टी हॉर्स रोड, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये रोड इस्तेमाल होता था टी और हॉर्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो टी आपका इंपोर्ट होता था फ्रॉम चाइना टू तिब्बत रीजन एंड इंडिया, और हॉर्स जो है वो एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम तिब्बत एंड इंडिया टू चाइना फॉर देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो अभी ये जो भी रूट है इससे आपका एक कल्चरल इम्पैक्ट भी देखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे डिफरेंट चाइनीज़ ट्रेवलर हैं, ह्यूएन सांग, ईत सिंह, फाहियान, इन्होंने एंशंट समय में इंडिया को विजिट किया था, स्पेशली फॉर रिलीजियस एंड एजुकेशनल पर्पस। तो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी किया। और जो बुद्धिज़्म है आज आप देख सकते हैं कि बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट एशिया, फिर आपके सेंट्रल एशिया में जो स्प्रेड बुद्धिज़्म का देखा गया है, ये बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिक कनेक्शन ही देखा गया है। तो इसमें ये जो टी हॉर्स रोड है ये इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसीलिए अभी क्या हो जाता है, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से लिंक्ड हो जाता है। एंशियंट हिस्ट्री में कैसे आपका कनेक्टिविटी इंश्योर किया जाता था, उस कनेक्टिविटी से कैसे कल्चरल लिंक बनाए जाते थे, कैसे ट्रेवलर्स आते थे, और आपका जो आइडियाज़ है वो एक्सचेंज होता था, आपका इकोनॉमिक गुड्स एक्सचेंज होती थी। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये रोड मुझे जितना तक याद है लगभग 2000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो अभी जो ये आपका जो भी पास्ट में हमने जो भी रोड देखे हैं, उन रोड का अभी हाल फिलहाल में उनका क्या स्टेटस है। ओके, तो इसमें आप हॉर्स रोड देख सकते हैं, द एंशिएंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग चाइना विथ तिब्बत एंड इंडिया थ्रू द हिमालयाज। फिर आपका सिल्क रूट था जो कनेक्ट करता था आपको चाइना को वाया सेंट्रल एशिया टू यूरोप। उसके बाद आप ये अभी ये जो भी रोड है, नए रोड है, तो वो कैसे कनेक्टेड है। जैसे जो हॉर्स रोड है वो मॉडर्न उसका काउंटर पार्ट हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो सिल्क रोड है उसका मॉडर्न काउंटर पार्ट हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जो आपका ग्लोबल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बाय चाइना। ओके, फिर इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना का स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, उसको फर्दर करने के लिए जो आपका जो आपका ओशन कनेक्शन बनाया जा रहा है अंडर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसके काउंटर में इंडिया ने क्या डेवलप किया है, डायमंड ऑफ नेकलेस, ताकि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी का डोमिनेंस रहे। तो ये आप ये इसका हिस्टोरिक रूट हो गया, ये इसका मॉडर्न काउंटर पार्ट हो गया, और इसका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो इधर दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें आपके प्री एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, और इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाएंगे। इसी के साथ हमने मॉडल आंसर भी दिया है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है, तो ये इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टी हॉर्स रोड इन फोस्टरिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो कल्चर और इकोनॉमिक एक्सचेंज को कैसे ये फोस्टर करता था, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज और स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो इसका डायमेंशन है वो दिखा दिया गया है विथ कंक्लूजन। तो ये आपका क्या है, लगभग 100-150 वर्ड का आंसर है। तो ये आपके 10 मार्क्स के लिए एक आंसर इसमें रेडी है, तो इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन
कुछ दे दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मेजर प्रीवियस ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया लग सकता है कि ये जो भी रूट है इनके बारे में पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फ्यूचर में भी डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आपका जो एंशियंट सिल्क रूट है उसके बारे में पूछा गया है, किसको कनेक्ट करता था, चाइना एंड मेडिटेरेनियन को। फिर इसमें आपका द मेजर आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड चाइना ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड वाज, तो क्या चीज़ों में डील किया जाता था। फिर आपका इसमें टी हॉर्स रोड के बारे में भी पूछा गया है पास्ट में, तो ये सभी चीज़ें फ्यूचर में भी पूछी जा सकती है। ओके, बाकी जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है, जो भी की टर्म है, हॉर्स रोड क्या है, सिल्क रूट क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। फिर यक बटर टी क्या है, तो ऐसे जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें खाने पीने में इस्तेमाल होती थी उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये जो यक बटर टी है ये क्या है। तो ये एक हाई कैलोरी टी है, कंज्यूम किया जाता है इन तिब्बत टू एंड्योर कोल्ड वेदर, क्योंकि तिब्बत का जो वेदर है वो बहुत कोल्ड है, तो उससे बचने के लिए यक बटर टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक एंशियंट ट्रेडिशन है। तो ये सभी चीज़ें भी क्या है, कभी प्रीलिम्स में पूछी जाती है, तो ये प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। फिर प्रोजेक्ट मौसम के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये जो प्रोजेक्ट मौसम है ये आपका प्री एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियाज़ कल्चरल इनिशिएटिव टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए, फिर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको काउंटर करने के लिए, फिर जो भी इंडियन ओशन रीजन में डिफरेंट नेशन है उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। बाकी इसमें आप एनसीईआरटी से क्या पढ़ सकते हैं वो भी इसमें दिखाया गया है। जो एस्पिरेंट घर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये सभी सब्जेक्ट को कवर करना होता है टू क्लियर देयर फाउंडेशनल लर्निंग। इसी के साथ इसमें फिर से प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया है जो पास्ट में 18 में 15 में 21 में पूछा गया है। मेंस का क्वेश्चन भी दिया गया है इसमें 14 का 16 का 19 का 23 का। तो देख सकते हैं सभी चीज़ें हॉलिस्टिक है। ओके, ये सभी चीज़ें क्या है आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी। ओके, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ये हॉर्स रोड, फिर आपका अगेन आपका सिल्क रूट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ नदीर शाह विक्ट्री इन बैटल ऑफ करनाल। तो जो बैटल ऑफ करनाल था 1739 में, जो जिसमें पर्शियन रूलर नदीर शाह को विक्ट्री मिला था अगेंस्ट मुगल, और इस ये जो वार था बैटल ऑफ करनाल, इससे क्या हुआ था, जो मुगल का माइट था वो लगभग ख़त्म हो गया था, मुगल पावर लगभग आपका ख़त्म हो चुका था, उनका इकोनॉमिक पावर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि नदीर शाह ने इसमें बहुत सारी लूट मचाई थी। तो इकोनॉमिक पावर ख़त्म हो गया, मिलिट्री जो डोमिनेंस था, स्ट्रेंथ था, वो भी कम होने लगा। तो इससे क्या हुआ, फर्दर आपका जो कॉलोनियल पावर थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, इंडिया को कंसोलिडेट करने में उनको और आसान हो गया। नदीर शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का काम आसान कर दिया। इसके बाद जो 1761 का आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, उसमें क्या हुआ, मराठा जो अंपायर था वो वीक हो गया। तो मुगल के बाद जो फॉर्मिडेबल पावर थी वो मराठा ही थी, तो मराठा भी हार गए। उसके बाद आप देख सकते हैं 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ, उसमें आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल रीजन में अपना डोमिनेंस जमा लिया। 1764 तक उन्होंने पूरा डोमिनेंस जमा लिया, और बाय 1773 उन्होंने लीगली इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, तो इससे क्या है आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो भी आर्टिकल है, जो भी टॉपिक है, ये सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, डिफरेंट अदर पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल ओके, कैसे बताऊं, ये आपको फ्रेगमेंटेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो हिस्टोरिकल इवेंट और मॉडर्न पैरेलल्स क्या क्या है, तो वो हम जान सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर का जब पावर कम हुआ तो क्या हुआ, इंडिया में फ्रेगमेंटेशन देखा गया, और जो रीजनल पावर थी जैसे आपका बंगाल, अवध, फिर आपका जाट, राजपूत, सिख, ओके, फिर हैदराबाद, इन्होंने राइज करना चालू कर दिया था। तो जब रीजनल पावर ने राइज करना चालू किया तो एक क्या हुआ, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होने लगा। डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट रूलर रूल करने लगे। तो इसमें अभी क्या है आपका एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि मेडिएवल समय में कैसे रीजनलिज्म का ग्रोथ हुआ।
कैसे फेडरलिज्म का ग्रोथ हुआ। तो ये सभी कॉन्सेप्ट अभी आपको लग सकता है कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटी का जो डेवलपमेंट है वो एंशियंट हिस्ट्री में, मेडिएवल हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कैसे डेवलप हुआ था, पास्ट की पॉलिटिकल इवेंट्स क्या थी, वो जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो इस टॉपिक से आपको क्या करना है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कलेक्ट करना है कि कैसे जो आपका नादिर शाह का अटैक था 1739 में, उसने आपका मुग़ल पावर को कैसे वीक कर दिया, मिलिट्री वीकनेस एक्सपोज्ड हो गया आपका मुग़ल का, फिर इकोनॉमिक कोलैप्स देखा गया मुग़ल का, ओके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए फर्दर क्या हुआ, आपका रीजनलिज्म बढ़ने लगा और फ्रेगमेंटेशन बढ़ने लगा, ओके। और इसी के साथ क्या हुआ, ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था वो भी बढ़ने लगा, क्योंकि जो हमारे देश के जो भी रूलर थे वो वीक हो गए थे बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ओके। तो इन चीज़ों को आपको कलेक्टिवली देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको इन जनरल पूछा जाएगा और उसमें आपको डिफरेंट नॉलेज को क्लब करके ही आंसर लिखना होगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है द आरटीआई इज नाउ द राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। तो अभी देखा जा रहा है कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है उसको लाया गया था 2005 में, और जो हमारा आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये क्या है, की टू गुड गवर्नेंस है। सेकंड एआरसी ने कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई एक की लेजिस्लेशन है, लेकिन आज के समय पे देखा जा रहा है कि आरटीआई में आरटीआई के तहत जो इंफॉर्मेशन है वो डिनाई की जा रही है। और इसका डिनाई करने का वजह क्या है, बहुत सारे आपके प्रीटेक्स्ट दिए जाते हैं, जैसे सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन 8 है जिसमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उन्होंने भी कहा है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी। तो इन सब चीज़ों के वजह से आरटीआई क्या कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन रिवील करना चाहिए वो भी रिवील नहीं कर रही है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की जगह अभी क्या बन रहा है, राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा गुड गवर्नेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका ट्रांसपेरेंसी घट रहा है, फिर अकाउंटेबिलिटी कम हो रहा है, सिटीज़न का एम्पावरमेंट कम हो रहा है, डेमोक्रेटिक जो क्रेडेंशियल है वो कम हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो वैल्यू है वो कैसे पता चलता है, अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए, ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर ये आर्टिकल भी, इस आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आरटीआई एक बहुत ही लैंडमार्क लेजिस्लेशन है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आरटीआई में 2005 के बाद इसमें अमेंडमेंट लाया गया, और आरटीआई में आपका आरटीआई को आपका एनफोर्स करने के लिए जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसमें जो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनका जो टेन्योर है, उनका जो सर्विस कंडीशन है, उसमें भी क्या किया गया है, आपका मॉडिफिकेशन लाया गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आरटीआई का आज के समय पे जो इसका पहले जितना जो इसका एक ग्रेविटी था वो अभी कम हो रहा है। तो इस रिगार्डिंग क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको इसको हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ओके। और इसी के साथ आपका आरटीआई रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आरटीआई का जो सेक्शन 8 है वो क्या कहता है, तो सेक्शन 8 क्या कहता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है दैट अफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ नो पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, कैबिनेट पेपर्स बिफोर अ डिसीजन इज टेकन, इन सभी इन्फॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट किया गया है। और इस एग्जाम्पशन के ऊपर क्या है, सेकंड एआरसी ने भी आपत्ति जताया है कि सभी इंफॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए, और एग्जाम्प्टेड इंफॉर्मेशन को एक समय के बाद आपका क्या करना है, उसको भी पब्लिक डोमेन में रखना है। और प्लस आरटीआई में क्या है, एक सो मोटो आपका प्रोविजन भी है कि जो भी डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगी, अपने जो भी आपके वेब प्लेटफॉर्म है, फिर जो भी उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन पे सो मोटो जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करेगी। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो स्पीड देखा जाना चाहिए था वो नहीं देखा गया है, उल्टा इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको घटा दिया गया है। अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ नो पब्लिक इंटरेस्ट तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐसे क्लासीफाई कर दिया गया है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसका पब्लिक के साथ कोई, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इस प्रीटेक्स्ट में क्या किया जा रहा है, इंफॉर्मेशंस को छुपाई जा रही है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर क्या है, एक शॉर्ट ऑफ चीट है। तो इस चीज़ों को हटाना ज़रूरी होगा।
चलिए आगे देखते हैं। तो 2013 जीएस पेपर 2, 2017 जीएस पेपर 2, 2022 में जीएस पेपर 4 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन एपीएससी में भी जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे जितना तक ध्यान है 2023 में पूछा गया था। तो ये जो आरटीआई है, आरटीआई क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का बात करता है, गुड गवर्नेंस का बात करता है, एथिकल गवर्नेंस का बात करता है, इसीलिए जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गवर्नेंस आपका जीएस पेपर 2 में है, तो उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरटीआई से करप्शन टेकल किया जा सकता है। करप्शन टेकल हुआ तो गुड गवर्नेंस आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन्हांस होगा, तो इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जो एस्पिरेंट घर से प्रिपेयर कर रहे हैं विदाउट एनी कोचिंग, तो उनके लिए क्या है, कौन सी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है एनसीईआरटी में, वो इसमें मेंशन कर दी गई है। आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, बुक को कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। और आपको बुक खरीदना भी नहीं है, एनसीईआरटी का आपका प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसमें आप उसको डाउनलोड करके ये किताबें पढ़ सकते हैं। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ के इसका फाउंडेशन समझ सकते हैं। बाकी आरटीआई क्या है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का क्या प्रोविज़न है, ओके, सीआईसी एसआईसी है। फिर सेक्शन 8 क्या एग्जाम्पशंस के बारे में बात करता है, तो कभी आपको स्पेशली सेक्शन 8 क्या है ये भी पूछ लिया जा सकता है, ओके। तो ये इन चीज़ों को जानना भी ज़रूरी होता है। फिर सेकेंड एआरसी का क्या रिकमेंडेशन है सेक्शन 8 को लेके, कितने समय तक इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रखा जा सकता है, कब इसको पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है, उस रिलेटेड जो भी आपकी रिकमेंडेशन है सेकेंड एआरसी की, वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन आरटीआई। तो देख सकते हैं कितने सारे आरटीआई में क्वेश्चन आए हैं, आपके प्री में हो या मेंस में हो, तो ये सभी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले समय के लिए। और इसी के साथ इसमें आपका मॉडल आंसर भी दिया गया है। क्रिटिकली एनालाइज द वीकनिंग ऑफ द आरटीआई एक्ट एंड सजेस्ट रिफॉर्म टू रिस्टोर इट्स इफेक्टिवनेस, कि कैसे इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इस रिलेटेड इसमें चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये सभी चीज़ें आपको स्ट्रेंथनिंग करना है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ताकि जो भी केस है उसको डिस्पोज किया जाए विद इन 1990 डेज। फिर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स लाने हैं, विसल ब्लोअर जो ब्लोअर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। सिटीज़न एंड मीडिया को एक एक्टिव रोल प्ले करना है अबाउट आरटीआई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि सो मोटो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ आरटीआई एक्ट। तो कैसे आपका करंट चैलेंजेस क्या है और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, बैलेंस करना है प्राइवेसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, प्राइवेसी के नाम पे कोई अकाउंटेबिलिटी से हटे, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। फिर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है ताकि आरटीआई को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, जिससे करप्शन को कम किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करता है वो है अबाउट फेंचिंग आउट इंटरफेथ रिलेशनशिप इन दी न्यू इंडिया। तो कैसे आपका आज के समय पे यूसीसी यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसके वजह से और फिर आपके जो एंटी कन्वर्जन लॉ है डिफरेंट स्टेट में, जो कन्वर्जन को रोकता है, फोर्सफुल कन्वर्जन को, प्लस यूसीसी क्या करता है, आपका स्पेशली ये उत्तराखंड के आपका रेफरेंस में दिया गया है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 24 में लॉ बना था और 25 में इसका रूल्स जारी किया है। तो इस रूल्स में क्या है, अभी जो भी आपके प्राइवेट रिलेशन है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो गया, उनको क्या किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा सर्विलियंस किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इंटरफेथ कम्युनिटी, इंटरकास्ट मैरिज, इन सब में इन फ्यूचर दिक्कतें आ सकती है, और ये देश का हमारा जो प्लूरलिज्म है उसके ऊपर ये आपका हैम्पर कर सकता है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो बताया गया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, जेंडर जस्टिस लाना है, यूनिफॉर्मिटी लाना है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है, लेकिन चैलेंजेस क्या है, ओपोजिशन दिखाई दे रहे हैं रिलीजियस ग्रुप के साइड से। फिर आपका जो कंसर्न जताया जा रहा है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको ये ख़त्म कर देगी, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डाइवर्स नेशन है।
और इस डाइवर्स नेशन में डिफरेंट आपके कास्ट, कल्चर और रिलीजियस ग्रुप का अपना क्या है, डिफरेंट रीति रिवाज है। तो इन रीति रिवाज को अगर आपका मॉडर्न लेजिस्लेशन के ज़रिए रोक दिया जाता है तो हमारा देश का डाइवर्सिटी के ऊपर भी ये क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो इसका नेगेटिविटी भी बहुत है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि पर्सनल लॉ के अंदर सभी चीज़ें खराब है। तो इसीलिए लॉ कमीशन ने सजेशन दिया था कि जो भी पर्सनल लॉ है, वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो, या फिर आपके क्रिश्चियन के हो, या फिर पारसीस के हो, तो जो भी पर्सनल लॉ क्या कर रही है, राइट्स को वायलेट कर रही है, उनको रिफॉर्म कर दिया जाना चाहिए। बाकी जो चीज़ें सही है आपके कस्टम के हिसाब से, उनको हम रिटेन कर सकते हैं ताकि हमारा डाइवर्सिटी बचा रहे, कल्चर बचा रहे। तो उसी हिसाब से इन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी होता है। फिर एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, उसके बारे में भी ये एंटी कन्वर्जन लॉ है, क्या है इसका पर्पस, क्या है इसका पर्पस, तो अच्छा है, टू प्रिवेंट फोर्स कन्वर्जन को रोकना है। कोई अगर विलफुली कन्वर्जन कर रहा है अपने आप को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, वो इसको परमिट करता है। लेकिन इसमें फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटिव कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपका रिलीजियस जो हार्मोनी है उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन अभी इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये एलेज्ड है कि मिसयूज हो रहा है टू टारगेट इंटरफेथ मैरिजेस एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली क्रिश्चियन एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अगेन स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, जो इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करता है, उसको लीगल रिकॉग्निशन देता है। ओके, फिर आपका लिव इन रिलेशनशिप क्या है, तो बाकी लिव इन रिलेशनशिप को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में क्या है, एक लिजिटिमेट रिलेशनशिप है। इसको रिकॉग्नाइज किया था बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2013 के जजमेंट में। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपको अभी पूरा का पूरा जजमेंट नहीं पढ़ना है, बस ये चीज़ों को समझना है कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, इतना ही समझना है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको जो लोग लॉ कर रहे हैं उनको ये चीज़ें पूरी बारीकी से समझनी होती है। आपको बस इसका एक ओवरऑल आइडिया रखना ज़रूरी होता है। बाकी जो उत्तराखंड यूसीसी का जो भी प्रोविज़न है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें 16 पेज का एप्लीकेशन है, फिर नोटिफाई भी कर दिया जाएगा फैमिली को। तो ये क्या करेगा, जो राइट टू प्राइवेसी है कपल का, उसको वॉयलेट करेगा। और राइट टू प्राइवेसी को लेके भी 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट में आपका सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज कर चुका है, अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 14, 19। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। और इसी के साथ मैं ये भी डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन या व्यू नहीं है। ये जो भी चीज़ें हम न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर एनसीईआरटी से आप क्या पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आर करेक्ट, तो इससे आपको करेक्ट निकालना है। तो इसमें ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो इसमें आर्टिकल 44 ये डायरेक्टिव देता है कि स्टेट को फिर सेंटर को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। फिर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जब यूसीसी आ गया तो ये जो भी डिफरेंट एक्ट है उनसे भी क्या किया जा सकता है, प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती है, अभी आपको लगेगा कि मैं इतने ये एक्ट को कैसे पढूं, तो कैसे पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स को बस देखना है कि न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, उस रिलेटेड जो लॉ है वो देख लीजिए, सभी लॉ को आपको नहीं देखना है। ओके, तभी आपका प्रिपरेशन आसान हो जाएगा, आपका नॉलेज भी इन्हांस हो जाएगा, आप चीज़ों को इंटरकनेक्टेड भी कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपका मॉडल आंसर दिया है हमारी टीम की ओर से, एक्जिया की ओर से, कि क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एंटी कन्वर्जन लॉ ऑन इंटरफेथ रिलेशनशिप इन इंडिया। तो ये कैसे, कौन से पॉइंट में आप लिखेंगे, वो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन इसका क्या है, नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है, दोनों ही आपको देखना है। आप बायस्ड नहीं हो सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपना बायस्ड ओपिनियन नहीं रख सकते हैं, अपना खुद का ओपिनियन भी आपको नहीं रखना है। आपको जो भी ओपिनियन बनाना है, फॉर्म करना है, उसमें आप अगर बायस्ड भी है तो आपका बायसनेस शो नहीं होना चाहिए, आपको इसका दोनों साइड दिखाना है। क्योंकि कोई भी चीज़ का क्या है, ये एक चीज़ पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता है, उसका पॉजिटिव भी रहेगा, उसका नेगेटिव भी रहेगा। तो ये बैलेंस आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस कैसे हैं पॉलिटी के साथ, सोसाइटी के साथ।
फिर आपका एथिक्स के साथ अभी यूसीसी सोशल इंस्टीट्यूशंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा, कास्ट एंड रिलीजन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, जेंडर जस्टिस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। अभी हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका सिर्फ जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं। जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है, 1 में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 4 में पूछा जा सकता है, फिर जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री सोसाइटी जीएस पेपर 1 से है, एथिक्स जीएस पेपर 4 से है और पॉलिटी जीएस पेपर 2 से है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नॉट बिजनेस एज यूजुअल। तो चलिए देखते हैं ये क्या आर्टिकल है। तो कल हमने देखा था कि आपके जो पेन किलर ड्रग है, तो वो दो पेन किलर ड्रग के ऊपर, ड्रग मतलब इसमें मेडिसिन के बारे में कहा जा रहा है, तो दो पेन किलर ड्रग के ऊपर आपका बैन लगा दिया गया है, जिसको एक्सपोर्ट किया जाना था अफ्रीका को। तो उसको क्यों बैन लगा दिया गया? क्योंकि उसका जो कंपोजिशन था वो हार्मफुल था, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं था, उससे लोगों को एडिक्शन हो सकती थी, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आपका हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हेल्थ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड आपका ग्लोबल एक्सपोर्ट, तीन चीज़ें इसमें आ रही है। तो अभी हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, एशिया में है, इन सभी देशों में हम क्या करते हैं, आपके जो भी मेडिसिन होती है, जो भी ड्रग होती है, ड्रग मतलब मेडिसिन के बारे में कहा जा रहा है, तो उनको सप्लाई किया जाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि डिफरेंट जो हमारे इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो ऐसे ड्रग को प्रिपेयर कर रही है जो ड्रग क्या हो रहा है, इस्तेमाल करने के बाद लोगों का आपका हेल्थ में निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इवन लोगों की डेथ भी कॉज हो रही है। तो ये चीज़ें क्या करती है, ग्लोबल स्टेज में जो इंडिया का इमेज है वो खराब करती है, तो इसको अभी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल क्राइसिस क्या है और आने वाले समय में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कल मैंने आपका पेन किलर ड्रग के बारे में बोला था, उसी के साथ मैंने एक चीज़ मेंशन किया था पास्ट में जो आया था कि आपके अफ्रीकन नेशन में, डिफरेंट अफ्रीकन कंटिनेंट के डिफरेंट नेशन में इंडिया मेड कफ सिरप का इस्तेमाल करके लोगों का डेथ हो गया था, फिर आई ड्रॉप यूज़ करके लोगों का हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस आ गया था। तो उससे क्या होता है, इंडिया का इमेज जो है वो बिगड़ता है, तो उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या है, फार्मेसी ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड है। तो हमें ये जो भी हमारा डेवलपमेंट है उसको एथिकल तरीके से आगे बढ़ाना होगा। ओके, एथिक्स को आगे रखना होगा, सिर्फ प्रॉफिट को हम आगे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे लोगों का हार्म होता है, इंडिया का इमेज खराब होता है। तो इसमें ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। तो इंसिडेंट ऑफ कंसर्न, तो कंटामिनेटेड कफ सिरप के वजह से आप देख सकते हैं गाम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में, कैमरून में कितने लोगों की ट्रेजिक डेथ हो गई है, 12, 65। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इससे क्या होता है, इंडिया का इमेज टर्निश होता है, तो इन चीज़ों को रोकना होगा। इन्फेक्टेड आई ड्रॉप्स, इसका केस यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया था। तो अभी बाकी इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, जो हमारा CDSCO है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ड्रग कंट्रोल करती है। और स्टेट ड्रग अथॉरिटी का भी क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो ड्रग लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग का वो स्टेट अथॉरिटीज़ देती है, और जो स्टैंडर्ड है वो कंट्रोल करता है CDSCO। तो इन चीज़ों में जो भी आपके लेक्यूनास देखी जा रही हैं उनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जो लैक्स एनफोर्समेंट देखा जा रहा है, नॉन कंप्लायंस देखा जा रहा है, इनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा, तो एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स भी लिखने होते हैं कि क्या स्टेप फॉरवर्ड लिया जा सकता है। तो स्ट्रेंथन करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, इंक्रीज़ करना है अकाउंटेबिलिटी को, इन्हांस करना है ट्रांसपेरेंसी को, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इंश्योर करना है ताकि हम ओवरसाइट को इम्प्रूव कर सके। तो ये सभी सजेशन आपको सुझाने होंगे एग्ज़ाम में। तो 4 आपका सुझाव इसमें दिया गया है। तो अभी ये 4 सुझाव को आपको ये पूरा लाइन नहीं लिखना है। ओके, आप पहले जो क्या इश्यू है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो इशू आपको बताना है, इशू का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, और इसी के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया गया है कि कैसे रेगुलेट करना है, प्रॉब्लम क्या क्या है, नॉन कंप्लायंस देखी गई है, एनफोर्समेंट में लेकिंग देखा गया है, इन चीज़ों को एड्रेस करना है, और वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग न्यू डायरेक्शन। तो अभी जर्मनी में रिसेंटली इलेक्शन हुआ और उसमें जो अभी के चांसलर है वो उन्होंने इलेक्शन को लूज़ किया है, और जो नए
आपके चांसलर बनने वाले हैं, वो है फ्रेडरिक मार्स। तो अभी आपका देख सकते हैं कि यूरोप में सबसे बड़ा इकोनॉमी है जर्मनी, लेकिन जर्मनी में अभी क्या देखा जा रहा है, आपका इकोनॉमिक कंट्रैक्शन देखा जा रहा है। इमिग्रेशन रिलेटेड मुद्दे देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी है, उन्होंने रेटोरिक डेवलप किया अगेंस्ट इमिग्रेशन। तो अभी इन चीज़ों को कैसे टेकल किया जा सकता है जर्मनी में, तो वो चीज़ों को लेके इसमें ये आर्टिकल आया है। तो ये सीधा सीधा तो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आप क्या है, ग्लोबल लेवल में जो इलेक्शन चल रही है, कौन से मुद्दों में चल रही है, कौन से देश में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जो इकोनॉमिक कंट्रैक्शन है वो जर्मनी में देखा जा रहा है पोस्ट कोविड समय में, आज के समय में। तो अभी भी जो प्री कोविड लेवल है उसको अचीव नहीं किया गया है। इसी के साथ जब यूक्रेन से रशिया का वार हो गया, तो रशिया का जो भी गैस सप्लाई है यूरोप में, उसको बंद कर दिया गया। जर्मनी ने भी उसको बंद करवा दिया। तो इससे अभी जर्मनी का इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी कैसे फॉरेन पॉलिसी को उन लोग जर्मनी रीअलाइन करेगी, जिससे क्या है, जर्मनी का जो आपका एनर्जी सिक्योरिटी है वो सिक्योर किया जा सकता है, प्लस जो आपका यूरोप का ओवरऑल सिक्योरिटी है उसको आपका इंश्योर किया जा सकता है थ्रू नेटो। क्योंकि अभी नेटो भी वीकन हो रहा है, क्योंकि आपका यूएसए नेटो के अगेंस्ट जा रही है, और विदाउट आपका नेटो को इन्वॉल्व किए हुए रशिया से डायलॉग कर रही है टू पेसिफाई रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये सभी मुद्दे अभी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, ये मुद्दा इंडिया एंगल से आपको देखना है कि इंडिया का जो पॉलिसी है उसमें ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। बाकी न्यू अप्रोच लेने के बारे में कहा गया है। जो फ्रेडरिक मार्च है, नए चांसलर बनने वाले हैं, उनको एक न्यू अप्रोच रखना पड़ेगा टुवर्ड्स रशिया, कि फिर से जो भी कोलैबोरेशन है उनको इंश्योर करना होगा, और सिक्योरिटी इंश्योर करना होगा ओवरऑल यूरोप का, एंगेज करना होगा फॉर पीस, इकोनॉमिक बार्गेनिंग करना होगा, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर यूरोप का सिक्योरिटी मेंटेन करना होगा। क्योंकि ये अभी का जो सिनेरियो है ना, ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का सिनेरियो है, वैसा एक सिनेरियो लगभग चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे आपके डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे के साथ कोलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कर सकता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल गवर्नेंस है, उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो इसीलिए अभी ये प्रॉब्लम होते ही इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है, आप ऐसे पेपर में भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूजीसी मैंडेट इज टू एलिवेट। अभी इसमें क्या है, यूजीसी का जो नया आपका रेगुलेशन, नया गाइडलाइन आ रहा है, ये क्या कर रही है, एक टेंशन क्रिएट कर रही है बिटवीन यूजीसी एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो स्पेशली जो भी न्यू यूजीसी मैंडेट है उसको केरला, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, सॉरी नॉट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, ये यूजीसी के गाइडलाइन को अपोज कर रही है कि यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो स्टेट की जो ऑटोनॉमी होता है हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने का, उसको मेंटेन करने का, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। क्योंकि यूजीसी क्या कर रही है, अभी जो भी यूनिवर्सिटी लेवल में जो कंट्रोल है वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, यूनिवर्सिटी के हर काम में दखल दे रही है। इससे क्या होता है, जो आपके यूनिवर्सिटी है उसका ऑटोनॉमी वॉयलेट होता है। और यूजीसी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको कंट्रोल किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे क्या है, आपका सेंटर और स्टेट के बीच में एक जो कोलैबोरेशन होना चाहिए पॉलिसी लेवल में, एग्जीक्यूशन लेवल में, उसमें दिक्कतें खड़ी हो गई है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो देख सकते हैं, मुझे जितना तक ध्यान है, हमने 5 से भी ज़्यादा टॉपिक यूजीसी के रिगार्डिंग, जो भी रिफॉर्म्स है, जो भी नए रूल है, उसके रिगार्डिंग चर्चा की है। और इसमें हमने फेडरलिज्म का एंगल भी देखा है। तो आने वाले समय में ये आर्टिकल अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए, फिर जीएस पेपर 4 के लिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट सर्विलियंस कैपिटलिज्म। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैसे सर्विलियंस कैपिटलिज्म चल रहा है। तो सर्विलियंस कैपिटलिज्म का क्या अर्थ हो गया इसमें, कि आज के समय पे आपका जो हमारा इकोनॉमी है वो डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है,
और इससे क्या हो रहा है, अभी के समय पे हमारे जो भी डिजिटल पर्सनल डेटा है उसमें सर्विलियंस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्त से कोई चैट में बात करते हैं कि आपका वेडिंग है, किसी दोस्त का वेडिंग है तो आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आपने बस चैट किया, लेकिन दूसरे ही मिनट आपने देखा कि आपने जब यूट्यूब वीडियो देखा या फिर कोई भी आप सोशल मीडिया साइट पे गए, तो उसमें आपको कपड़े के रिकमेंडेशन, जूते के रिकमेंडेशन, ये सभी चीज़ें आती रहती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो डेटा है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। आपका डेटा सोशल मीडिया ने कंप्रोमाइज़ कर दिया है विथ सम कंपनी जो कपड़े जूते बेचती है। तो इसी को कहा गया है सर्विलेंस कैपिटलिज्म। तो इससे अभी हो क्या रहा है कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो हमारे बिना जाने ही हम कंप्रोमाइज़ हो चुका है, और कंपनीज क्या कर रही है, हमारे ऊपर सर्विलेंस रख रही है जो हमारी प्राइवेसी के लिए सही नहीं है। तो इसमें जो प्राइवेसी का जजमेंट है, पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 का, उसको आप लिंक करके देख सकते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, इन कैपिटलिस्ट जो भी डिजिटल सोशल मीडिया जायंट्स है, इनको कंट्रोल करना है कि हमारे बिना कंसेंट के वो क्या ना करे, हमारा जो पर्सनल डेटा है वो एक्सट्रैक्ट ना करे और फिर किसी थर्ड पार्टी को वो डेटा ना बेचे इकोनॉमिक गेन के लिए। तो उसी रिलेटेड ये सभी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो अभी आपका सॉरी आपका जो प्रेफरेंस होता है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये सर्विलेंस कैपिटलिज्म डिसाइड कर रहा है। उसके हिसाब से हम अपना टेस्ट बना रहे हैं। वो बार बार चीज़ों को पॉप अप करते रहते हैं, जिससे हमें क्या करता है, हमारे मन में एक क्रेविंग होता है उन चीज़ों को खरीदने के लिए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी प्राइवेसी राइट्स को वायलेट करता है। ओके, और इवन जो डेमोक्रेसी है उसको भी कंप्रोमाइज़ करता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, जब भी सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट होता है उसके लिए इन प्राइवेट कंपनियों से ही हमारा डेटा निकालती है, हमारे डेटास के ऊपर, पर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर सर्विलेंस रखती है। तो ये क्या करता है, हमें डिस एम्पावर करता है और कैपिटलिस्ट को फिर आपका गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, जो हमारे अगेंस्ट है, हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, हमारे जो लिबर्टी है उसके अगेंस्ट है। तो इन चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल, इसके बाद जो भी आर्टिकल है मैं आपको फटाफट समझाने की कोशिश करूंगा एक दो लाइन में। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाई आर पायलट आस्किंग फॉर मोर रेस्ट आवर्स। तो अभी रिसेंटली जो भी आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो भी रूल्स निकाले हैं, और जो भी हमारे एयरलाइंस कंपनियां हैं, उनकी जो भी वर्किंग आवर कंडीशन है वो क्या कर रही है, पायलट के जो रेस्ट आवर्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, जिससे पायलट का जो फटीग है वो बढ़ रहा है। उनका जो वर्किंग कंडीशन है उसको इतना हार्श किया जा रहा है कि जिससे उनका जो आपका साइकोलॉजी है एंड फिजियोलॉजी है उसके ऊपर आपका बुरा असर पड़ रहा है। तो ये सीधा सीधा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम एक्सपेक्टेड है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारा जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसको कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये ऐसे चीज़ें पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसीलिए इसका उस हिसाब से ये आर्टिकल थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या वे फॉरवर्ड है, फिर आपके ग्लोबल नॉर्म्स क्या क्या है, तो ये चीज़ें आप इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है। तो ये आउट ऑफ इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा, इससे आपका प्रीलिम से रिलेटेड कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे और प्लस आपको थोड़ा सा नॉलेज इसमें इन्हांस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है हाउ डज स्पेस ट्रेवल अफेक्ट हेल्थ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। तो अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि स्पेस में ट्रैवल करना है, इवन स्पेस में जाके आपका रहना भी है। तो अभी तो स्पेस आपका जो स्पेस स्टेशन है ऑलरेडी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलके ऑलरेडी बना लिया है। लेकिन फर्दर क्या है, एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है, इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। तो फ्यूचर में क्या है, एस्ट्रोनॉट्स बहुत लंबे समय के लिए स्पेस में रहने वाले हैं, ताकि आपका जो आउटर स्पेस है उसको एक्सप्लोर किया जा सके। तो इससे क्या है, बहुत सारी हमें साइंटिफिक फाइंडिंग्स मिलेगी, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके जो हेल्थ है
उनका जो फिजियोलॉजी है और साइकोलॉजी है उसके ऊपर क्या रहता है, स्पेस में उनके हेल्थ के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आपका जो स्पेस है वो बहुत ही हॉस्टाइल है। उसमें हमारा अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी है, फिर आपका हार्मफुल रेडिएशन देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इनको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे टैकल किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ग्रेविटी माइक्रो है, फिर एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत हार्श है। ओके, फिर मैग्नेटिक शील्ड नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को कैसे हम स्पेस में बना सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उसी रिलेटेड ये आर्टिकल बात करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डीएनए डैमेज हो सकता है, कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकता है। ओके, कॉग्निटिव जो डिक्लाइन है वो हो सकता है, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इन फ्यूचर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आपका एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे के कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर आपका बॉडी का फ्लूइड में शिफ्ट देखा जा सकता है, बोन का जो डेंसिटी है वो आपका कम हो सकता है, उससे ऑस्टोपोरोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। फिर आपका जो मसल है वो भी लॉस हो सकता है, क्योंकि स्पेस में जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। ओके, फिर कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और प्लस आपको इसमें अच्छा नॉलेज भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है 3 लो हैंगिंग रिफॉर्म। तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि हमारे देश में आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, स्टेट को ध्यान देना है कि कैसे रिफॉर्म लाया जा सकता है। और रिफॉर्म में 3 रिफॉर्म के बारे में कहा गया है कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल लॉ है, बिजनेस रिलेटेड लॉ है, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। अभी क्या है, छोटी छोटी बातों में क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, जेल पेनल्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फाइन लग जाता है। तो इन चीज़ों को कम करना है। फाइन को रख सकते हैं, लेकिन जो जेल टर्म है उसको डीक्रिमिनलाइज करना है। फिर आपका डिजिटाइजेशन करना है, ताकि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल सके। जो आपका बहुत ही कम्बरसम टास्क है कि दुनिया भर के पेपर कंप्लाइंस करने होते हैं, उन चीज़ों को काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। फिर जो रेड टेपिज्म है उसको भी कम किया जा सकता है। फिर सिविल सर्विसेज रैशनलाइजेशन करना है, कि आपका बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज देखा जाता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, बिजनेस जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करके रखा है इन जनरल अगर बात करें तो उसको ठीक करना है। रेड टेपिज्म जो है उसको कट करना है, करप्शन जो है उसको कट करना है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि ये जब रिफॉर्म आ जाएंगे तब क्या होगा, हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत सही हो जाएगा। और इसमें स्पेशली स्टेट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ओके, कि स्टेट को ये सभी चीज़ें करनी ज़रूरी है। इसमें ग्लोबल कंपैरिजन भी दिखाया है कि जापान में आपका 15 मिनिस्ट्री है, यूके में 22 मिनिस्ट्री है, और यूएसए में 25 मिनिस्ट्री है। ये पूरा देश का बारे में बात कर रहा है। लेकिन आप देखें तो हमारे स्टेट में जैसे यूपी, असम, बिहार, ओके, इन सभी में क्या है, लगभग 20 मिनिस्ट्री है, और सेंट्रल लेवल में तो लगभग 50 मिनिस्ट्रियाँ होंगी। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आपका रेगुलेटरी जो आपका इनकॉन्सिस्टेंसी है वो देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को, पॉलिसी जो अनसर्टिनिटीज है, इन सभी चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द लैंग्वेजेस वी स्पीक। तो इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि तमिलनाडु का जो एप्रीहेंशन है रिगार्डिंग हिंदी वो सही है, इसमें वही कहा गया है। और इसमें एक बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि आपका ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसका जेनेसिस क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ था। तो इसका जो राधा कृष्णन कमीशन बना था 1948-49 में, तभी इसको ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर रीइंफोर्स किया गया था बाय कोठारी कमीशन। ओके, तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसमें पहले आपका क्या था कि हिंदी जो बेल्ट है, हिंदी स्टेट जो है वो क्या करेंगी, एक साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखेंगी। आपका तमिल हो या फिर कन्नड़ हो या फिर तेलुगु हो, मलयालम हो, उसमें से एक लैंग्वेज सीखेंगी। और साउथ क्या करेंगी, हिंदी सीखेगी।
लेकिन आपके नॉर्थ के स्टेट ने या फिर जो हिंदी बेल्ट है उसने क्या किया कि उन्होंने आपके साउथ के लैंग्वेज के बजाय संस्कृत को अल्टरनेटिव लैंग्वेज के हिसाब से रख लिया। तो अभी इसी वजह से क्या है, इसमें ये बातें कही गई है कि साउथ में प्रॉब्लम नहीं है। साउथ तो चाहेंगी कि वो अपना जो इतना पुराना लैंग्वेज है, जैसे तमिल तमिल बहुत एंशियंट लैंग्वेज है, तो उसको तो वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगी। हिंदी इम्पोजिशन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर नॉर्थ में कोई उस लैंग्वेज को नहीं सीखता है। तो इसमें यही सल्यूशन दिया गया है कि एक आपका डिस्कशन होना चाहिए, डेलिबरेशन होना चाहिए, कंसेंसस बनाना चाहिए कि और मल्टी लिंग्विस्टिक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। और ये जो फाइट है आपका हिंदी और तमिल का, इसमें बेनिफिट किसको मिल रहा है? इंग्लिश को मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, देश के अंदर ही देश के लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे रीजन में, लेकिन हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आदर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, हमारे कल्चर को डाइल्यूट कर रही है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ों को ही समझाने का कोशिश इसमें किया गया है। काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है। ओके, तो इससे आपको क्या है, एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अभी क्या किया है, द बिगेस्ट चैलेंज क्या है, ब्रेकिंग इंग्लिश हेजिमनी। इंग्लिश हेजिमनी को हटाना है, जो क्या कर रहा है, क्लास डिवाइड ला रहा है, इलिटिज्म को प्रमोट कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे रीजन को, एक दूसरे का लैंग्वेज एक्सेप्ट करना होगा, ताकि हम रीजनल लैंग्वेज में अपने मदर टंग में क्या कर सकें, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि ये देश के हित के लिए ज़रूरी है, देश के आपका जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये ज़रूरी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है डूइंग द राइट थिंग। ओके, तो ये आर्टिकल बात करता है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपने देखा कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन में जो भी अपॉइंटमेंट होने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो उनका अपॉइंटमेंट पहले कैसे होता था कि एग्जीक्यूटिव ने आपका प्रेसिडेंट को ऑर्डर दिया और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया। तो ये वेग था, पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं थी। लेकिन 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो जजमेंट में कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए आपका एक सिलेक्शन कमेटी होगा। उस सिलेक्शन कमेटी में क्या होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, जब तक एक नया लॉ आ नहीं जाता तब तक। तो तभी क्या किया गया, आपका पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास कर दिया। और इसमें क्या किया, ये जो जजमेंट में जिन 3 लोगों को रखा था, उसमें से क्या किया, सीजेआई को हटा दिया, प्राइम मिनिस्टर को रखा गया। यूनियन सीजेआई की जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाएगा, जो चूज़ किया जाएगा बाय पीएम, और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। तो इसमें अभी क्या है, आपका एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस बढ़ गया, रूलिंग पार्टी का डोमिनेंस बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, जो अनबायस्ड सिलेक्शन है उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। चाहे जो इंसान को अपॉइंट किया जा रहा है वो बहुत क्रेडिबल इंसान है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, लेकिन फिर भी लोगों को लोगों का जो ट्रस्ट है वो नहीं रहेगा। उनके मन में एक बायसनेस हमेशा ही, उनके मन में एक डाउट हमेशा ही रहेगा कि इसमें बायसनेस है। तो चीज़ों को फेयर करना ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करने का उनको मैंडेट मिला है अंडर आर्टिकल 324। तो उसको बचाने के लिए उनका अपॉइंटमेंट क्या है, आपके ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी क्या है, ये आपका जो एग्जीक्यूटिव का इसमें जो वेटेज है ज़्यादा है, उसको बैलेंस करना है। तो देखा जाएगा कि इन फ्यूचर क्या जजमेंट आता है। हाल ही में तो इस जो सिलेक्शन बॉडी है अंडर दिस लॉ, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत अपॉइंट कर दिया गया है बाय दिस सिलेक्शन कमेटी पैनल। तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है इन फ्यूचर, ताकि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन का क्रेडिबिलिटी है उसको संजो के रखा जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो आने वाले समय में आप देखिएगा ये
टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इलेक्टोरल रिफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, फिर आपका इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, प्री में, मेंस में एज वेल एज इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल है व्हाट दी कोर्ट मिस्ड इन दी इलाहाबादिया केस। तो ये आर्टिकल लिखा गया है बाय अ रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट गौतम भाटिया जी। तो इनके जो आर्टिकल है वो इवन सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है वो भी फॉलो करते हैं। बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव ये रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो रिसेंट जो जजमेंट दिया, जो वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑर्डर पास किया उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रणबीर अलाहाबादिया केस को लेके, उसका इसमें लगभग एक क्रिटिसिज्म ही मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आपका मोरालिटी के नाम पे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। कल हमने देखा था गैग ऑर्डर पास किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन भी दिया है कि जो कंटेंट है डिजिटल कंटेंट उसको भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाए, उसको मॉडरेट किया जाए। तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, इन फ्यूचर के लिए एक गलत प्रेसिडेंट आपका सेट कर देगी और जो एग्जीक्यूटिव है उनको पावरफुल बना देगी। और वो क्या करेंगे, डिफरेंट रेगुलेशन लाके हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल करेंगे। पीपल का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जर्नलिस्ट का है, मीडिया हाउसेस का, उसमें सेंसरशिप ज़्यादा लग जाएगा, जो डेमोक्रेसी के लिए, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट के लिए सही नहीं है। ये डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट ये थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस देता है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम में आने का इसका संभावना पूरा है। और ये जो आपका अर्नब गोस्वामी केस था, और ये जो अभी रणबीर अलाहाबादिया केस है, इसमें आपके क्या किया गया कि थोड़ा डिफरेंट जजमेंट दिया गया मल्टीपल जो एफआईआर था उसको लेके, कि आपका अर्नब गोस्वामी केस में जो मल्टीपल एफआईआर फाइल किए गए थे उनको तो आपका क्लब कर दिया गया था, लेकिन रणबीर अलाहाबादिया केस में जो मल्टीपल एफआईआर फाइल हुई है उनको क्लब नहीं किया गया है, जबकि एफआईआर का जो नेचर है वो सेम है। तो अभी रणबीर अलाहाबादिया को क्या होगा, देश के डिफरेंट कोर्ट में चक्कर काटने होंगे। तो ये एक शॉर्ट ऑफ आपका मेंटल हैरेसमेंट है, फिजिकल हैरेसमेंट है। तो इन चीज़ों को कम करना है, नहीं तो लोग डरेंगे बात करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट ही है अंडर आर्टिकल 32 कि उनको हमारा जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट करना है। और इन ऐसे जो भी सिली चीज़ें हैं इनके लिए हमारा राइट्स को वायलेट नहीं करना है, इससे एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होता है। तो इसमें होप किया गया है कि इन फ्यूचर इन चीज़ों को रिवर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो रिवर्स का भी पावर होता है, तो वो इन चीज़ों को रिवर्स करेंगे अपने अगले जजमेंट में। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है ये समाप्त होता है। बहुत सारी अच्छी आर्टिकल्स हमने आज देखी और लगातार देखते आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ ना, इसमें लॉ रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं रहता है। इसमें जो भी आर्टिकल में कहा गया है वही आपको बताया जाता है। और इसी के साथ जो भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं वो जैसे पास्ट में जैसे क्वेश्चन बने हैं उसी के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और चांसेस पूरे हैं। ओके, तो आज का जो डिस्कशन है यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।